चंपारण से मैं AK चौबे आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सभी तरोताजा होंगे, फ्रेश होंगे, अपनी उम्मीदों को अप रखे होंगे। और आज के दिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज बोर्ड आपको खाली खाली दिख रहा होगा, तो शायद थोड़ी देर के लिए आपको लगा हो कि पता नहीं आज बोर्ड खाली क्यों दिख रहा है। तो सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा गया था और वो क्वेश्चन था कि आखिर भारत को 15 अगस्त के दिन ही आजाद क्यों किया गया था। और इसी प्रश्न के साथ आज के क्लास की शुरुआत की जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि 15 अगस्त को भारत आजाद क्यों हुआ। इस खास दिन को चुनने की क्या कोई वजह रही होगी? यदि कोई वजह है तो आपका कमेंट आना चाहिए। आतिफ खान गुड इवनिंग। और एक युद्ध अपने विरुद्ध के साथ क्लास के साथ आतिफ जुड़ते हुए, रुक्मिनी, लता, आतिफ खान, आतिफ जी का सवाल है कि सर किसी भी बुक को पढ़ने का आइडियल तरीका क्या होना चाहिए जिसे अपनाया हो और वो बहुत प्रैक्टिकल हो। रानी कुमारी गुड इवनिंग, अमर गुड इवनिंग, अमन चौरसिया में जुड़ चुके हैं। क्या एक ही बार में पूरा बुक पढ़ना चाहिए या फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? आतिफ जी का सवाल है, कुछ आपकी जिज्ञासा को मैं शांत जरूर करूंगा आज, बट सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए कि आखिर भारत को 15 अगस्त के दिन ही आजाद करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी? क्या कोई प्लान था या यह केवल एक इत्तेफाक था? यदि इत्तेफाक था तो आप वो भी लिख सकते हैं, और यदि इसके पीछे कोई खास वजह हो तो उसका भी जिक्र आप करें। शॉर्ट में भी आप यदि लिख देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ठीक है आप समझ रहे हैं। सोनी कुमारी गुड इवनिंग। आप जितने भी लोग अब तक जुड़ चुके हैं और जो भी लोग जुड़ने वाले हैं, आप सभी का AK चौबे की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज जब तक पहले सवाल का जवाब नहीं आएगा तब तक क्लास को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आदिया खान का कुछ जवाब आते हुए, और इस तरह से माना जा सकता है कि आदिया खान का जवाब बिल्कुल सही है और आज के पहले स्टार ऑफ द डे के तौर पर आदिया खान को माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदिया। अब क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और जैसा कि प्रत्येक क्लास में हमारे द्वारा इतिहास से ही क्लास की शुरुआत की जाती है, और आप सभी जानते हैं कि आज का दिन 2 जून है और कल 1 जून गुजर चुका है। तो हमारे सामने 2 दिनों का इतिहास होगा, एक तो 1 जून का और दूसरा 2 जून का। इन 2 दिनों के इतिहास के बीच में एक जो दिवस लिखा हुआ था 15 अगस्त, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि 15 अगस्त और साल था 1945, आप याद रखेंगे। तो 15 अगस्त और आपको याद होगा दिन, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त का दिन आपको याद होगा कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों के ऊपर बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। और इन 2 बमों को गिराने के पश्चात 6 दिनों के पश्चात 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने अलाइड फोर्स के सामने, अर्थात कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना के सामने जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से कमांडिंग जो संभाल रहे थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन साहब, लॉर्ड माउंटबेटन। तो जब इस बात की खबर लॉर्ड माउंटबेटन को और चर्चिल को मिली तो चर्चिल के कमरे में ही
चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख को खुशी के तौर पर मनाया था। और जब भारत को आजाद करने की बात आई तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही यह काम सौंपा गया कि किस दिन किस तारीख को भारत को आजाद किया जाए, यह निर्धारित करना लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर छोड़ दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन को याद था कि जापान की सेना ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण किया था, तो इसी आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ याद रखेंगे आप लोग। तो जापान के द्वारा आत्मसमर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ याद रखेंगे आप। जापान के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन या अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि भारत को 15 अगस्त को ही आजाद कराया जाएगा। और यही लॉजिक है कि भारत को 15 अगस्त के दिन ही आजाद कराया गया, आजाद किया गया। और दूसरा तो आप जानते हो कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू करने के पीछे का लॉजिक यह था कि 1930 ईस्वी में भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। अमन जायसवाल, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, आदिया खान तो ठीक कर लेंगे। ये आप अपने आंसर में जर्मनी का जिक्र किया, आपने जर्मनी नहीं होगा बल्कि जापान होगा। अमन बिल्कुल सही कर रहे हैं। सोनी कुमारी का भी आंसर बिल्कुल सही है। और जितने भी लोग अब तक जुड़ चुके हैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो आप सबों से पुनः एक बार हक के तौर पर रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करें। भले ही हमारे प्लेटफॉर्म काफी छोटा है, लेकिन यदि आपका सहयोग, प्यार और सम्मान मिलेगा तो शायद हमारी पहुंच भारत के कोने कोने तक हो सकती है। और एक टीचर के लिए पैसे से ज्यादा अपने बच्चों का सपोर्ट, सम्मान और प्यार ही होता है जो टीचर को एक काबिल बनाता है। और आप ही के प्यार ने हमें अमरजीत से अमरजीत सर और चौबे सर बनाया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ने पर 1 जून और 2 जून के इतिहास के पीछे चर्चा होगी। और जैसा कि क्लास की शुरुआत में ही आतिफ जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया है कि आखिर में कैसे पढ़ा जाए, तो थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर भी कर ली जाएगी कि आखिर यदि मेहनत किया भी जाए तो कैसे कम से कम इनपुट लगाया जाए और अधिक से अधिक आउटपुट मिले। तो इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में की जाएगी। लेकिन इस बीच में क्लास के बीच में एक नई सूचना आपके लिए यह है कि आज आपके लिए एक नया क्लास मौजूद होगा। और इस नए क्लास में आज एक नया टॉपिक भी आपके सामने आएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो थोड़ी देर के लिए आप एक नए, आपके लिए नए हैं, किंतु YouTube के माध्यम से काफी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और काफी अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। तो आज आपको उनसे पहले मुलाकात करवा दें और उनके द्वारा कुछ करंट अफेयर्स का कुछ क्लास होगा थोड़ी देर के लिए। और YouTube पे उनका बहुत दिनों से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और उनके वीडियो को काफी लोगों के द्वारा काफी सराहा जा रहा है। तो आज सबसे पहले आप करंट अफेयर्स का क्लास थोड़ी देर देखेंगे और उसके बाद पुनः आपसे जब हमारी मुलाकात होगी तब आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी या जो भी आपके सवाल होंगे या जो आज का इतिहास और कल का जो इतिहास होगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तब तक आप एक YouTube है नौकरी फॉर अफेयर्स के एक सर हैं और उनके द्वारा करंट अफेयर्स का क्लास अभी थोड़ी देर लिया जाएगा। तो पहले आप क्लास अटेंड कर ले, फिर आपसे हम मिलते हैं। बहुत धन्यवाद चौबे सर, हमको आपने प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे। और साथ ही साथ आप बच्चों को भी धन्यवाद कि आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आजकल देखी जा रही है कि जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है,
जैसे कि बैंक के पीटी में तो करंट अफेयर्स का कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें सभी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ बच्चे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कुछ और मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी के माध्यम से अपना अपना जानकारी सभी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं, बट बात आती है कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें। करंट अफेयर्स में तो डेली हजारों न्यूज हो रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चेंज भी होते रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमेशा चेंज होते रहता है तो हमको क्या याद रखना है। तो मैक्सिमम अगर बैंक की बात की जाए तो मैक्सिमम 6 मंथ के, और एसएससी रेलवे की बात की जाए तो 1 साल के। ठीक है, अब 1 साल में कौन कौन से टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जितने 1 साल के अंदर आपको अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। ठीक है, जो भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एमएनसी की कुछ जो कंपनी है, ठीक है, उनके भी सीईओ एमडी वगैरह चेंज होते हैं, उनको भी याद रखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद दूसरा टॉपिक आता है आपके नेशनल लेवल के। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे भारत सरकार क्या कौन कौन से योजना चला रही है, कौन कौन से प्लान चला रही है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड-19 है तो इसके लिए कौन कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा चलाया गया या चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट लेवल का न्यूज। कुछ स्टेट लेवल के न्यूज तो मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं, बट कुछ अंश उसका पूछ लिया जाता है, कुछ पार्ट्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी याद रखना है कि अभी कौन कौन से स्टेट चर्चा में है। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान आया तो उस तूफान का भी नाम आप याद रख सकते हैं, उसके तहत कितनी राशि उन दोनों स्टेट को दी गई। ठीक है, वो भी करंट अफेयर्स का पार्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ हेड क्वार्टर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर हो सकते हैं और नेशनल लेवल के भी हेड क्वार्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में जैसे WHO, WTO और सब है। ठीक है, उसके बाद नेशनल लेवल पे कौन कौन है, तो फिक्की है, उसके बाद आपका DRDO है और सब है। इसके अलावा कुछ बैंक्स के हेड क्वार्टर्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं और बैंक्स की टैगलाइन। ठीक है, अब बात उसके बाद देखते हैं कि कुछ इकोनॉमिक टर्म भी आपको करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है, यानी कि आर्थिक पहलू से रिलेटेड भी इकोनॉमिक्स के टर्म जो है आपको करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। ठीक है, तो यही कुछ खास टॉपिक होते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं, और एक चीज पूछा जाता है बहुत बार, आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, डेट। ठीक है, एक पूछा जाता है आपका बुक। तो अभी आप लोग सब चर्चा कर रहे थे कि 1 जून को और 2 जून को। ठीक है, तो 1 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दूध दिवस। दूसरा एक मनाया जाता है विश्व मातृ पितृ दिवस, यानी कि इंटरनेशनल पेरेंट्स डे। ठीक है, तो यहां से अब क्या पता सर, तो अपने क्वेश्चन आप लोग सब करेंगे, लेकिन आप लोग से एक मैं क्वेश्चन आज पूछ दे रहा हूं फर्स्ट क्लास में कि नेशनल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है। ये तो इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, तो नेशनल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो इतना मैं हिंट्स भी आप लोगों को दे देता हूं कि जुलाई में मनाया जाता है और जुलाई लास्ट में। ठीक है, तो इसके बाद डे हो गया, और बुक्स, यानी कि अभी कौन कौन सी बुक्स आ रही है नई नई, जैसे कि चेतन भगत की हो, या मोदी जी द्वारा लिखी गई हो, या शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई हो, या बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके द्वारा बुक्स वगैरह लिखी गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि डे में 21 जून को मनाया जाता है कौन सा डे, योगा दिवस। ठीक है, या योग दिवस कहा जाता है जिसको। अब बात करते हैं, इस योग दिवस के अवसर पे मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है, एक कंपटीशन शुरू किया है, एक प्रतियोगिता शुरू किया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक है, यह एक प्रतियोगिता है जो आयुष मंत्रालय के तहत उसके पोर्टल पे क्या करना है, आपको अपने योग का वीडियो बना के, यानी कि जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योग करते हैं, उसका एक वीडियो बना के क्या करना है,
आयुष मंत्रालय के पोर्टल पे ऐड करना है, जिसमें आपका अगर वीडियो सेलेक्ट होता है तो आपको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज क्वेश्चन बनेगा कि जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले चर्चा हुई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में हुई थी, बट इसको मनाया जाता है कब से, 2015 से। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन बनेगा एक और क्वेश्चन कि 21 जून 2020 को योग दिवस कहां मनाया जाएगा या कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का अभी नया नया बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसी में क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 21 जून को, और यहां में हमने बता दिया कि अभी नया नया क्या बना है, वो यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं 26 जुलाई को और 2015 से। अच्छी बात है, सोनी कुमारी का आंसर आ गया है, जिसको नेशनल पेरेंट्स डे कहा जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और रुकमणी कुमारी शाह जी का आंसर आया है कि 15 से योग दिवस की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छी बात है। अतीब खान जी क्या है, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में सर ही बताएंगे। ठीक है, आप लोग को मेरे बारे में खास जानकारी सर ही देंगे। चलिए, तो अब यहां हम लोग बात करेंगे, ये मनाया जाएगा लेह लद्दाख में। ठीक है, ये भारत का भी कौन सा यूटी बना है, अभी भारत का हाल ही में नया यूटी बना है। और कब बना है, तो इसको हम लोग वो भी जोड़ते चलें। तो 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे इसको बनाया गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ, योग से। ठीक है, मोदी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से उसका नाम क्या रखा गया, माई लाइफ माई योगा। ठीक है, अब देखिए, अब योगा का बात आया तो योग दिवस कब मनाया जाता है वो भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा स्टेटिक्स भी आपका क्लियर हो गया कि शुरुआत चर्चा हुई थी 2014 में, मोदी जी ने जाके यूएन में उसके बारे में कुछ अपना वक्तव्य दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद मंजूरी मिली। शुरू कब से किया गया, 2015 से। ठीक है, अब बात उसमें आ गया कि 2020 का कहां आयोजित होगा, तो लेह लद्दाख में। अब लेह लद्दाख की बात आ गई तो यह भारत का हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो कुछ हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि लेह लद्दाख जो यूटी बना है या केंद्र शासित प्रदेश बना है या कब बना। ठीक है, तो कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे। ठीक है, तो यहां से एक और चीज आ गया कि 31 अक्टूबर को कौन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपको 31 अक्टूबर को। अब वल्लभ भाई की जब नाम आ गया तो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है, आप लोग को पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई की 182 मीटर ऊंची उनकी प्रतिमा है। कहां, गुजरात में। चलिए, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ जो अभी कोविड-19 के चलते जो प्रवासी श्रमिक जो हैं वो अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं। ठीक है, अब अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं, तो वो राज्य कौन कौन से कदम उनके लिए या कौन कौन सी पोर्टल उनके लिए शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से स्टेट में उनको रोजगार दिया जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एमपी की। ठीक है, तो एमपी ने कौन सा रोजगार शुरू किया है, तो यहां पे शुरू किया गया है रोजगार सेतु। ठीक है, रोजगार सेतु एमपी में शुरू किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन बनेगा, एमपी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमपी के सीएम और गवर्नर की। ठीक है, तो एमपी के सीएम कौन है, चौहान जी है, कौन, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, तो अब यहां से लालजी टंडन जी है। उसके बाद बात करते हैं
यूके, यहाँ यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड। तो इन्होंने क्या शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि यूके द्वारा। अब यहां बात आएगी कि इसके सीएम और गवर्नर कौन है, ठीक है। तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य। चलिए इसके बाद बात करते हैं चलिए अब उत्तराखंड की बात हो गई तो थोड़ा सा अपने नेटिव स्टेट की बात कर ले। तो हमारे बिहार सरकार द्वारा अभी ऐसी कोई योजना नहीं शुरू की गई जो कि क्या किया जाए, प्रवासी श्रमिकों के लिए लाया जाए, लेकिन इनके द्वारा एक योजना शुरू किया गया है, प्यार का पौधा। यानी कहने का मतलब कि आप अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिले में क्या कीजिए, हरियाली बढ़ाइए और इसके लिए प्यार का पौधा लगाइए, यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए क्या कीजिए, कुछ आप दे के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ यहां से उत्तराखंड की राजधानी की बात हो जाएगी, ठीक है। तो कहां है, देहरादून, ठीक है। इसके बाद एमपी की भोपाल। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ही स्टैटिस्टिक्स के भी बनते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग को अगर शेयर वगैरह कीजिएगा, कमेंट्स वगैरह कीजिएगा तो आगे की क्लास जारी रहेगी। बाकी आप लोग को चौबे सर अपना क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एक आदिया खान के द्वारा सवाल पूछा जा रहा था कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो सर का नाम झुन्नू सिंह राजपूत हुआ। सर यूट्यूब पर भी और क्लास भी लिया करते हैं और खास तौर पर यह बैंकिंग टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और डीआई पढ़ाया करते हैं। तो जैसा कि झुन्नू सर के द्वारा आप लोगों ने देखा कि इतने से कम समय में सर के द्वारा ऑलमोस्ट लगभग 100 प्लस जीके की चर्चा इतने से कम समय में कर दी गई आपके लिए। तो जैसा सर भी बता रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि योग दिवस से शुरुआत करते हुए और एकता दिवस पहुंच जा रहे थे। कभी एकता दिवस के सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे, तो कभी लेह लद्दाख पहुंच रहे थे। तो चूंकि जब कभी भी हम पढ़ाई करें, चूंकि क्लास की शुरुआत में ही एक बच्चे का कमेंट आया था, आतिफ खान जी का आया था कमेंट कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए। तो पहले हम लोग 2 दिनों के इतिहास को पहले देख लें और फिर पढ़ाई के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाएगी कि आखिर में किस प्रकार से हमारी पढ़ाई हो, ताकि हम कम से कम इनपुट दें और अधिक से अधिक उसका आउटपुट मिल सके। अब आज की क्लास की जो मेरी प्राथमिकता यह होगी कि चूंकि हमारे द्वारा सप्ताह में केवल 3 दिन क्लास लिया जाता है टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, अर्थात मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। अब सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन में हमारा केवल 3 घंटे का क्लास। अब ये सभी को पता होगा कि केवल 3 घंटों के क्लास में तो आपकी कोई परीक्षा निकाली नहीं जा सकती है, आप ना निकाल सकते हैं। तो आखिर हमारे द्वारा और क्या क्या ऐसा प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, क्योंकि 7 दिन तो आपके लिए मैं उपलब्ध रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि और भी असाइनमेंट हमारे लिए होता है और भी क्लास लेनी होती है। तो आज यही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर हमारे द्वारा जो भी, चाहे वो क्लास के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, क्या क्या ऐसा किया जा रहा है जिससे कि आप चाहें तो अपना लाभ उठा सकते हैं उन सभी का। और इसी के ऊपर विशेष बात होगी। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि कल 1 जून था और आज 2 जून है, और इन 2 दिनों के इतिहास क्लास की शुरुआत
इतिहास या हिस्ट्री ऑफ द डे से की जाती है, तो 1 जून के दिन में देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हो सकती है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण आप भी याद रखेंगे कि जब भी एक मेरा पेज आता है और प्रत्येक दिन आप देख रहे होंगे, यदि आप फेसबुक को फॉलो कर रहे होंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि डेली एक हिस्ट्री ऑफ द डे, इस हिस्ट्री ऑफ द डे के माध्यम से आप देखेंगे तो इसे 4 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले खंड में देखेंगे तो सबसे पहले खंड में लिखा गया होगा आज का विचार, क्योंकि प्रत्येक दिन की शुरुआत हमें एक नए विचार के साथ करनी चाहिए और नए विचार जीवन में एक नई आशा और उमंग का संचार करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक दिन हिस्ट्री ऑफ द डे की शुरुआत जो हमारी होती है वह आज का विचार से होती है और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया विचार आपके सामने लाने का प्रयास होता है जिससे आपको फायदा हो। इसके दूसरे चरण में आप देखते होंगे एक जयंती का ऑप्शन आता होगा। तीसरे चरण में पुण्यतिथि और इसका चौथा चरण है, इसके चौथे चरण में आप देख रहे होंगे उसमें महत्वपूर्ण घटना। तो हिस्ट्री ऑफ द डे का जो पेज है हमारा इन 4 भागों में बटा होगा। सबसे पहला भाग विचार से प्रत्येक दिन की शुरुआत हो, उसके जस्ट अगले ही अध्याय में आप देख रहे होंगे, अगले पार्ट में देख रहे होंगे कि जयंती। और वैसे तो देखा जाए तो 1 जून या 2 जून हर एक दिन बहुत सारे लोगों की जयंती होती है, लेकिन प्रयास हमारा केवल वह होता है कि उन्हीं जयंती को शामिल किया जाए जो किसी न किसी रूप में हमारे लाइफ से या हमारे एग्जाम से जुड़ा हो। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जयंती की चर्चा की जाती है और जिनकी भी जयंती होती है इनके ऊपर एक विस्तृत पेज होता है जो अलग अलग साइट से कॉपी पेस्ट करने के माध्यम करके आपके लिए जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसका एक कलेक्शन हमारे फेसबुक पे, अमरजीत क्लासेज आईबीएस का अपना एक ऑफिशियल फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पे आप चाहेंगे तो जितनी भी जयंती हमारे हिस्ट्री ऑफ द डे में शामिल होता है इनमें से जो खास महत्वपूर्ण होता है उसका डिटेल इस फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। अब इस आप जब फेसबुक पे जाएंगे तो केवल जयंती का इतिहास आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वहां भी 2 पार्ट में इसकी चर्चा की जाती है। एक तो कि अलग अलग साइट से जो भी जानकारी है उनके बारे में फैक्ट मिलता है उसे कॉपी किया जाता है, और दूसरा आप उसके नीचे देखेंगे तो जिनका भी बर्थडे होता है उनकी एक पिक लगा दी जाती है। यदि कोई किसी बच्चे के पास पूरा कॉपी पूरा पढ़ने तो यदि फेसबुक पे केवल वो उस पिक को भी देख लेगा तो हर एक पिक में मेरा मकसद होता है उसमें कोई ना कोई जीके जरूर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे तो कल 1 जून था और कल एन.एस. रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का कल पुण्यतिथि था। 1 जून 1996 को इनका देहांत हुआ था। यदि आप फेसबुक पे जाएंगे तो नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा पार्ट होगा और जहां एक पार्ट खत्म हो रहा होगा तो वहां पर एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा अदर एंगल। उस अदर एंगल का मतलब हो गया कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर का कुछ जीवनी या कुछ इतिहास डाला गया होगा। तो ऐसे अदर एंगल जहां भी आपको दिखाई पड़े वहां से समझ जाना है वो एक दूसरा पार्ट फिर स्टार्ट हो रहा है, और इसलिए कभी कभी आपको रिपीटिशन भी दिखाई पड़ जाएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर जाएंगे और इस पिक को देखेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर ऑलमोस्ट याद तो एग्जैक्ट नहीं होगा बट 7 to 10 7 से 10 फोटो लगाया गया होगा। और यदि आप इन केवल फोटो को या पिक को देखेंगे तो इस पिक के माध्यम से कम आप 20 से 25 सवाल आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं, कम से कम केवल फोटो के माध्यम से। और जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यह ऑडियो और वीडियो, खास तौर पर वीडियो पे ज्यादा पसंद करता है और जल्द से जल्दी याद कर लेता है। तो आप उस पिक के माध्यम से केवल चाहेंगे तो 20 से 25 प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यदि आप
उस पूरे कॉपी को आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में बहुत सारा जीके पढ़ा होगा। अब यदि नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर चर्चा की जाए, जैसा कि इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर यदि हम चर्चा करते हैं तो आंध्र प्रदेश का बहुत सारा इतिहास हमारे सामने निकल आएगा। एक ऐसा वक्त था जब एनएस रेड्डी NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट के अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और भारत के जितने भी राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों में केवल 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनमें से एक NS रेड्डी होंगे और दूसरा ज्ञानी जैल सिंह है। और यह प्रश्न बहुत बार बहुत सारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो एक सवाल यहां से निकलेगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक नया पॉइंट मिल जाएगा। यदि NS रेड्डी के ऊपर आप जाएंगे तो कांग्रेस का विभाजन इनके इतिहास में दिखाई पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के पहले CM भी और एक सवाल पूछता है कि वह भारत के कौन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री रहे, फिर उस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, फिर लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष बने, राज्यसभा के भी सांसद रहे, लोकसभा के भी सांसद रहे, राज्य में मंत्री रहे, केंद्र में 2 सरकार में मंत्री रहे, और अंततः एक बार चुनाव हारने के पश्चात दूसरी बार निर्विरोध चुनाव जीत गए। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ NS रेड्डी का नाम जुड़ जाता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति NS रेड्डी, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए NS रेड्डी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनरल सेक्रेटरी बनने वाले 2 में से एक NS रेड्डी, और अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो अंडर ग्रेजुएशन रहे हैं उनका नाम आएगा तो NS रेड्डी। तो ऐसा बहुत सारा सवाल केवल NS रेड्डी के माध्यम से हम चाहें तो सीख सकते हैं। कितने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ NS रेड्डी ने काम किया, तो 3 प्रधानमंत्रियों का नाम मिलेगा। और जब आप रेड्डी साहब के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जीवन काफी उथल पुथल भरा रहा है, क्योंकि एक बार 1971 के चुनाव में जब हारने के पश्चात इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था 1971 में, और संन्यास लेकर के आंध्र प्रदेश चले गए थे अपने घर अनंतपुर। और जब 1975 में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के खिलाफ स्टार्ट किया गया, और जिस सभा में आंध्र प्रदेश में जयप्रकाश नारायण मंच से भाषण दे रहे थे, उसी सभा में चुपके से NS रेड्डी भी पहुंचे थे भाषण सुनने के लिए। और इस बात की खबर किसी तरह से जयप्रकाश नारायण को मंच पर मिल गई, और उन्होंने उस भीड़ से NS रेड्डी साहब को उठाया, और दोबारा जब इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में चुनाव सारा विपक्ष एक होकर लड़ा, तो NS रेड्डी को दोबारा जयप्रकाश नारायण ने ही पॉलिटिक्स में लाया, और इस 1977 के चुनाव में यह चुनाव जीत जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद 6ठी लोकसभा में दूसरी बार यह लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसके पहले 1967 में भी यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि दोनों ही बार इन्हें 1977 में जब लोकसभा के अध्यक्ष बने तो 2 वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की वजह से लोकसभा के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और 1977 में जब यह लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए तो पुनः चुनाव लड़ने की वजह से फिर से इनको इस्तीफा देना पड़ गया, और एक नया जीके यहां से फिर यह बना डाला कि लोकसभा के ऐसे पहले अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो फिर से नाम चला आता है NS रेड्डी का। तो ऐसे हिस्ट्री ऑफ द डे में केवल जयंती पे मुख्य लोग की चर्चा होती है, और फेसबुक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनसे परीक्षा में बहुत सारा सवाल बन सकता है, तो उनकी डिटेल जानकारी फेसबुक पर डाल दी जाती है, और साथ में एक छोटा सा पिक लगा दिया जाता है। और मेरा कोई भी पिक आप यदि देखेंगे फेसबुक पे तो हर एक पिक का कुछ ना कुछ मतलब होगा। ऐसा नहीं कि वो पिक ऐसे ही लगा दिया गया होगा। यदि मेरे फेसबुक पर कुछ भी अपलोड हो रहा होगा तो हमेशा यह प्रयास होता है कि उस पिक से या उस अपडेट से बच्चों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके, उन्हें फायदा दिया जा सके। आप तो उसको ध्यान रखेंगे आप।
तो एक तो हिस्ट्री ऑफ द डे के माध्यम से जयंती की चर्चा होती है, वही दूसरे खंड में तीसरे खंड में प्रमुख व्यक्तियों का निधन की चर्चा होती है, और इसके चौथे खंड में महत्वपूर्ण घटनाओं के तहत यदि कोई दिवस होगा तो ऊपर सबसे पहले दिवस की चर्चा की जाती है, और कुछ महत्वपूर्ण घटना यदि इतिहास में ऐसी घटी है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका जिक्र आप देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। तो केवल आप हमारे हिस्ट्री ऑफ द डे भी यदि आप प्रत्येक दिन देख रहे होंगे तो इसके माध्यम से भी आप चाहे तो कम से कम 25 से 50 आप कह सकते हैं कि 25 से 50 सवाल आप हिस्ट्री ऑफ द डे से भी आप याद रख सकते हैं। एक पेज तो मेरा प्रत्येक दिन यह आया करता है। इसके अलावा क्योंकि जो भी प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है उस प्रयास का आप लाभ उठाए तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो भी प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है बच्चों तक वो मैसेज पहुंच पा रहा है। दूसरे खंड में आप देखेंगे तो एक क्यूज चलता है, इसे क्यूज ऑफ द डे नाम दिया गया है, और यह क्यूज आप देखेंगे तो 3 प्रकार का क्यूज होता है। एक क्यूज का नाम दिया गया LTS, लॉकडाउन टेस्ट सीरीज, क्योंकि विद्यार्थी परिषद या रवि जी के द्वारा ऐसा डिमांड था कि कुछ बच्चों के लिए एक ऐसा जीके भी आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए जिसमें ऑप्शन भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। और इस LTS के पहले मेरा एक टेस्ट आया करता था जिसका नाम था जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस करके एक क्यूज आता था मेरा, और इस क्यूज का 75 सीरीज आ चुका है मेरा अब तक। यानी कि यदि आप 75 सीरीज को देखेंगे तो शुरुआत में इसमें प्रत्येक क्यूज में 15 क्वेश्चन दिया जाता था बिना ऑप्शन का, और फिर कुछ दिनों बाद इसमें 10 क्वेश्चन दिया जाने लगा, और इस प्रकार से 1 से लेकर 75 सीरीज में आप कुल प्रश्नों को देखेंगे तो लगभग 1000 प्लस, इसमें 1000 प्लस जीके आपको दिखाई पड़ेगा। और क्वेश्चन जो भी दिया जाता है तो मॉर्निंग में क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और इवनिंग में इसका आंसर अपलोड किया जाता है। इसके पीछे का भी लॉजिक मेरा कुछ है, उस लॉजिक को थोड़ी देर में हम समझेंगे, पहले क्यों समझ लें। तो प्रत्येक दिन एक LTS लॉकडाउन टेस्ट सीरीज आता है, दूसरा इकोनॉमिक्स का क्यूज आता है, और तीसरा इंग्लिश का क्यूज आता है। संडे छोड़कर LTS मेरा प्रत्येक दिन आपको मिल जा रहा होगा। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का जो टेस्ट होगा ये अल्टरनेट आपको मिल रहा होगा। यदि मंडे को इंग्लिश आया तो ट्यूसडे को फिर आपको इकोनॉमिक्स मिल रहा होगा, और ये जो LTS है ये आपको डेली मिल रहा होगा। और संडे के दिन टेस्ट नहीं आता, संडे केवल हिस्ट्री ऑफ द डे आपके लिए आता है। हिस्ट्री ऑफ द डे से केवल संडे को लाया जाता है, क्योंकि एक दिन विराम भी आवश्यक होता है हमारे लिए। और प्रत्येक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, और सारे टेस्ट में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक दिन में आपको यदि LTS का 10 क्वेश्चन और इन दोनों में कोई भी एक है तो इसका 10 क्वेश्चन, 20 प्रश्न यहां से आता है। यदि अब सुबह यह क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाता है और शाम को इसका आंसर उपलब्ध कराया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक यह होता है कि पहले तो आप खुद से टेस्ट का आंसर दें, और उसके बाद जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है उन प्रश्नों को आप जाएं और गूगल पर सर्च करें। तो यदि आप गूगल पर सर्च करने जाएंगे तो इन जिस प्रश्न को आप खोजने जाएंगे तो उस प्रश्न की खोज की तलाश में आपको कुछ नया नया फैक्ट मिल जाएगा। एक फायदा यह मिलेगा। दूसरा फायदा यह होता है कि गूगल करने का एक हैबिट हमारे अंदर चला आता है, और किसी भी टॉपिक को कैसे गूगल से सर्च किया जाए, क्या उसे निकालना है और क्या छोड़ना है, यह तरीका भी हम इस माध्यम से सीख लेते हैं। तो एक फायदा यह मिल जाता है। और यदि 10 प्रश्न का डिटेल आप गूगल करेंगे तो 50 प्रश्न बिल्कुल आपको सीखने को मिल जाता है। तो यदि 50 प्रश्न LTS मिल गया और इस इधर से 50 मिल गया तो 100 प्रश्न तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो आपके लिए पूरा पैकेज हमारे लिए तैयार है, बस आपको केवल आवश्यकता है कि आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। या तो एक हैबिट बना लिया कि जो हुआ सो आंसर कर दिया गया, फिर केवल शाम को आंसर अपलोड होगा, आंसर देख लेंगे,
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रत्येक दिन सवाल बनाने के पश्चात या तो फेसबुक पे या मेरे पर्सनल नंबर पे या यदि कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें प्रश्न बनाने के बाद उसका आंसर भेजते हैं, और बहुत सारे बच्चों का जो जवाब होता है वो लगभग 8+ सही आता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 10 का 10 भी सही आता है। तो यह बताता है कि हाँ, उन बच्चों ने मेहनत किया है, और इस मेहनत का फायदा यह होता है कि उन्हें प्रत्येक दिन लगभग इन केवल टेस्ट के माध्यम से 100+ प्रश्नों को सीखने का मौका मिलता है। हिस्ट्री ऑफ द डे से अलग ही 25-50 सवाल सीखने का मौका मिलता है। तो यह केवल टेस्ट के माध्यम से होता है, क्योंकि मेरा क्लास केवल सप्ताह में 3 घंटे का होता है। लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे तो आपके लिए इतना मटेरियल उपलब्ध हम करा दिया जाता है मेरे द्वारा कि आप उन मटेरियल की सहायता से बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। आवश्यकता है उसे सही सदुपयोग करने का। तो एक तो टेस्ट के माध्यम से इतना कराया जाता है, और दूसरा फेसबुक पे जितना भी कुछ अपलोड किया जाता है आप उसे भी बिल्कुल पढ़ेंगे। अब देखा जाए कि 1 जून और 2 जून के दिन क्या खास विशेषता हमारे लिए है और इन दिवसों का क्या महत्व है इतिहास में, और इसके सहारे हम किस प्रकार से जीके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 जून का दिन लिया जाए। तो आप 1 जून को जाएंगे तो फिर बात आएगी जयंती की। तो जयंती में 3 नाम आप देख रहे होंगे। एक सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1 जून को इनकी जयंती मनाई जाती है। इनके बाद कर्ण मल्लेश्वरी का नाम आता है। इनके बाद नरगिस दत्त का नाम आता है। इनके बाद NS रेड्डी का। ऊपर के 3 का ये जन्म होगा और इनकी पुण्यतिथि कल 1 जून को थी। तो यह पहला खंड हो गया थाउट ऑफ द डे। दूसरे खंड में 3 प्रमुख व्यक्तियों का जन्मदिन रहा। चौथे खंड में NS रेड्डी सबसे महत्वपूर्ण रहे, और जो तीसरे खंड में, और जो चौथा खंड ऐतिहासिक घटना के लिए आता है उसमें कल मुख्य तौर पर 2 दिवस था। एक वर्ल्ड मिल्क डे, दूसरा वर्ल्ड डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। इसे वर्ल्ड ना करके इंटरनेशनल कर दें। इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, या शॉर्ट में इसी को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे या इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे भी कहा जाता है। और तीसरा एक कहा जा सकता है कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी कल था। तो यह दिवस के ऊपर चर्चा हो गई। यदि घटनाओं के पीछे आप जाएंगे तो जो भी घटना उस पेज में डाला गया उसमें 2 महत्वपूर्ण घटना आपके लिए था। एक तो था HD देवगौड़ा को लेकर के, और दूसरा आप देखे होंगे तो उसमें अप्पा शेरपा का नाम दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? ना इनका जन्मदिन है ना इनकी पुण्यतिथि है। तो HD देवगौड़ा को के लिए महत्वपूर्ण यह था कि 1 जून के ही दिन 1996 में आप एक संयोग भी देख सकते हैं कि 1 जून 1996 को HD देवगौड़ा ने देश के 11वें PM के रूप में शपथ ली थी। और इनको शपथ दिलाने वाले कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। और इतना सब पॉइंट हमारे केवल हिस्ट्री ऑफ द डे के पेज में लिखा होगा कि HD देवगौड़ा को तत्कालीन राष्ट्रपति SD शंकर दयाल शर्मा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यदि केवल एक लाइन को भी आप ध्यान से देखेंगे, इसे एक लाइन में 5 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए छुपा होगा। क्या महत्वपूर्ण होगा? सबसे पहला, HD देवगौड़ा देश के कब प्रधानमंत्री थे? 11 में। कब प्रधानमंत्री बने? 1996 में।
शपथ किसने दिलाई? शंकर दयाल शर्मा ने। तो यहाँ से एक सवाल और निकलता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ से सवाल निकल गया। अब इसी को आप आगे चाहे जिज्ञासा आपके अंदर यदि होती तो शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल आप चाहते तो याद कर सकते थे। 1992 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल रहा है और 96 में इनको शपथ दिला रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। और इनका कार्यकाल केवल 1 सालों का था। और 1 जून को एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। और इसी 1 जून और साल भी देखिए इत्तेफाक ही है, 1996 में एन.एस. रेड्डी जो कि भारत के राष्ट्रपति, 6ठे राष्ट्रपति थे, इनका देहांत हुआ था। तो जिस दिन इनका देहांत हुआ था 96 में, उसी सेम दिन को आप देखेंगे तो एच.डी. देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे होंगे। तो ऐसे हमें थोड़ा कनेक्शन भी सेट करना होगा ताकि घटनाओं को, वर्ष को, दिवस को याद रखने में आसानी हो सके। अब सत्येंद्रनाथ टैगोर, यदि आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वाले पार्ट में एक पिक दिया गया होगा और आप उस पिक में गौर से कोई बच्चा देखा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, सारे पिक में से एक पिक वहां पे अलग होगा। उन सभी पिक में से आप गौर से देखेंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर वाले में तो एक ही पिक होगा जो काफी कोट में होगा और अलग पिक होगा। और वह एक्चुअल में सत्येंद्रनाथ टैगोर का पिक वो नहीं है बल्कि सत्येंद्रनाथ बोस का पिक है। और उस पिक को देने के पीछे का मेरा मेन मकसद यह था कि क्या बच्चे टैगोर और बोस के बीच फर्क कर पा रहे हैं या दोनों को एक ही समझ रहे हैं। तो याद रखना है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे यह रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी की बात कर ली जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और उनके पिताजी की बात कर ली जाए तो द्वारकानाथ टैगोर थे। तो लिंक देख लीजिए किस प्रकार से बैठाया जा सकता है कि यहां हो गया सत्येंद्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से दोनों एक ही पीढ़ी के हुए। इन दोनों के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपको याद होगा तो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हो रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर और यह भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से एक लिंक टैगोर फैमिली को लेकर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। और यही से आप चाहें तो ब्रह्म समाज के ऊपर भी कुछ लिंक तैयार कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ सत्येंद्रनाथ टैगोर की जगह पे एक हल्का सा टाइटल चेंज कर दिया गया, बोस। अब यह क्या हो गया कि यह सत्येंद्रनाथ टैगोर लेखक थे, कवि थे, और यह कहा जाता है कि आईसीएस याद रखने के ऊपर कि भारत का पहला सिविल सर्वेंट कौन था तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ही थे। 1863 ईस्वी में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी और 1864 में इंग्लैंड में जाकर सेवा ज्वाइन किया था। और जब इन्हें अलॉटमेंट दिया गया था तो सबसे पहले भारत में अहमदाबाद में इन्होंने सेवा को ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग के लिए ये लंदन गए हुए थे। अब यदि टैगोर का नाम बदलकर बोस कर दिया जाए तो इनके ऊपर सवाल बदल जाएगा। सवाल यह हो जाएगा कि सत्येंद्रनाथ बोस भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो यदि सत्येंद्रनाथ बोस का नाम आता है तो सत्येंद्रनाथ बोस का नाम आने पर याद रखना है कि गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक हो जाते हैं। और टैगोर का जैसे नाम आता है कि भारत के पहले सिविल सर्वेंट हो जाते हैं। और आपको याद होगा तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक कण है जिसे कि बोस कण के नाम से भी जाना जाता है और उस बोस कण का नाम इन्हीं सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। अच्छा, रुक्मिणी पूछ रहे कि सर गूगल पर खोज सकते हैं, आतिफ खान करें कि बोर्ड सब नहीं आ रहा है।
तो ठीक है, बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर लिया जा रहा है, सेटअप कर लेते हैं। यहां तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा सर, अब पूरा दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अच्छा अब ठीक है, ठीक है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो एक बार कंफर्म कर दे कि यहां साफ साफ दिख रहा है आपको। साफ साफ दिखाई पड़ रहा हो एक कमेंट करके बता दे कि हाँ ठीक आ रहा हो। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से सत्येंद्र नाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ बोस में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। यह सिविल सर्वेंट हो जाते हैं, यह गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक हो जाते हैं और इनका नाम आइंस्टीन के साथ और बोस कण के साथ जुड़ जाता है और इनके ऊपर पूरा डिटेल दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इनकी पत्नी का नाम ज्ञानंदिनी देवी था और इनके समय पर्दा प्रथा काफी प्रसिद्ध था और पर्दा प्रथा को भी तोड़ने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब कभी भी कोई पब्लिक पार्टी हुआ करती थी तो उसमें ये अपनी वाइफ को भी लेके जाया करते थे और ऐसा माना जाता है कि पर्दा प्रथा के सिस्टम को तोड़ने में यह एक पहला कदम था जो कि SNT के द्वारा उठाया गया था। दूसरा नाम देखें कर्नल मल्लेश्वरी। तो सबसे प्राय जब कभी भी स्पोर्ट्स से किसी खिलाड़ी के ऊपर सवाल आता है तो केवल दो ही सवाल मुख्य तौर पर पूछता है। एक, कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो आप सब जानते होंगे यह भारोत्तोलक है। कर्नल मल्लेश्वरी के ऊपर देखा जाए तो यह एक भारोत्तोलक या कह सकते हैं वेट लिफ्टर है। तो सबसे कॉमन सवाल तो यह बनता है कि कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। दूसरा सवाल यह बन जाता है किसी खिलाड़ी के ऊपर कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो यह आपके लिए एक होमवर्क भी हो जाएगा कि कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध किस राज्य से। यदि आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो जिसका भी जन्म जयंती या पुण्यतिथि होता है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो उसकी जयंती और पुण्यतिथि का डेट दिखाई पड़ जाएगा। तो जब आप कर्नल मल्लेश्वरी को देखेंगे तो 1 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था और उसी के ठीक नीचे आपको उसकी जगह का नाम मिलेगा और वहीं से आपको हिंट्स मिल जाएगा कि कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध किस राज्य से है। तो प्राय किसी भी खिलाड़ी के ऊपर दो ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि किस खेल से और किस राज्य से उनका संबंध है। अब यह फेमस इसलिए हो गई थी कि 2000 ईस्वी में सिडनी में एक ओलंपिक हुआ था और इसी सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला थी और इसीलिए काफी फेमस हो गई थी और इसीलिए इनको जयंती में हमने शामिल किया था, कल की जयंती में। तीसरा नाम नरगिस दत्त। अब इनके ऊपर वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है लेकिन हमारे लिए परीक्षा के पॉइंट से केवल दो ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। एक, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री का नाम पूछता है तो नरगिस दत्त और एक दूसरा यदि पूछ देता है तो मदर इंडिया में मां की भूमिका निभाने के लिए नरगिस दत्त को 1958 ईस्वी में, क्योंकि मदर इंडिया 1957 में मूवी आई थी और उसके अगले साल 1958 में मदर इंडिया में मां की भूमिका निभाने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहां से केवल दो ही पॉइंट इनके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नेक्स्ट, अब नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर आप जरूर जाएं और एक बार हमारे फेसबुक पर इनका पूरा का पूरा इतिहास जरूर पढ़ें और जो फोटो लगाया गया उस फोटो को तो जरूर कम से कम आप देखेंगे
तो केवल इनके इतिहास के माध्यम से आप देखेंगे तो कम से कम 500 प्लस जीके आपको उसमें छुपा मिलेगा। आप केवल ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत सारा जीके इनके माध्यम से दिया गया होगा। अब वर्ल्ड मिल्क डे की चर्चा हो चुकी है, एच डी देवगौड़ा। अब अप्पा शेरपा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड है इसी अप्पा शेरपा को है। अब तक 21 बार यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कल के इतिहास में इनको शामिल करने का वजह यह था कि 2005 ईस्वी में इन्होंने 1 जून के ही दिन 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी, और इसीलिए इनको शामिल कर लिया गया कि चूंकि यह महत्वपूर्ण तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके माध्यम से यह महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा अप्पा शेरपा। तो आप केवल हिस्ट्री ऑफ द डे में आप जाएंगे तो उसमें 100 प्लस जीके आपको वहां दिखाई पड़ेगा। बस नजर चाहिए जीके निकालने वालों के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में भी पॉइंट होगा, लॉकडाउन टेस्ट सीरीज में होगा, इकोनॉमिक्स यदि कोई ऑनर्स कर लिया हो, पीजी कर रहा हो, ऑनर्स कर रहा हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, या कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहा होगा, तो उन सभी के लिए वहां पॉइंट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश यदि एसएससी या बैंक की आप तैयारी कर रहे होंगे तो वोकैबुलरी के तौर पर, शब्दकोश के तौर पर आपको 10 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड में, और उसी 10 वर्ड को जम्बल्ड करके दे दिया जाता है ताकि आप उसे मैच करें और उसके मीनिंग को, एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है आप वो समझ सकें। तो 1 जून की घटना, कुछ इतनी सी घटनाओं को आप यदि खंगालेंगे हमारे टेस्ट से और फेसबुक से, तो आपको कम से कम 1000 से ऊपर जीके आपको यहां से मिलेगा। बस केवल देखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों को करने के लिए हमें वक्त नहीं लगता है। इतना वक्त लग जाता है इन सारी चीजों को आपके लिए करने में कि ऐसा बहुत बार होता है कि घर पे कई बात भी हमारी नहीं हो पाती है, किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हर वक्त मेरा यही प्लान होता है कि लॉकडाउन में सारे बच्चे अपने घर पे बैठे हैं। बहुत बच्चों का तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उनके पास किताब नहीं है, वो फंस चुके हैं कहीं और, तो कैसे पढ़ाई करेंगे। जिनके पास किताब है भी, तो जैसे कि ये आतिफ खान का जब सवाल आया था कि सर किताब को कैसे पढ़ा जाए, तो आप याद रखें कि जब भी अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें तो उन सब्जेक्ट से पढ़ाई को प्रारंभ कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, और ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास पहली बार बिल्कुल भी ना करें। आप केवल उतना ही गहराई में जाएं जितना से आपका इंटरेस्ट बना हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है पढ़ाने के लिए CI का कॉन्सेप्ट मेरा होता है कि कॉन्फिडेंस दिल में होना चाहिए कि हम जो भी करने वाले हैं उसे पूरी तरह से करेंगे, और इंटरेस्ट जगना चाहिए हमारे मन में। यदि कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट हमारे दिल में दोनों साथ में आ गया तो फिर रिजल्ट देने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। और कॉन्फिडेंस तो आपको ही पैदा करना पड़ेगा, और जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है तो वो इंटरेस्ट उत्पन्न करने का काम टीचर्स का होता है। और लॉकडाउन में हम आपके लिए केवल 3 घंटा उपलब्ध होते हैं, तो 3 घंटे में मेरा प्रयास रहता है कि जब आपके सामने वीडियो के समक्ष उपस्थित रहें तो इसके सहारे भी आपके अंदर इंटरेस्ट जगाते रहें, फेसबुक के माध्यम से जगाते रहें, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा भी हो 24/7 आप याद रखिए कि 24/7 मेरा हमेशा ध्यान यही रहता है इस लॉकडाउन में ऐसा क्या कर रही है। लॉकडाउन नहीं भी रहता है तो ऐसा क्या कर दे जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। यदि आप NS रेड्डी के बारे में जाएंगे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से भी सिलेक्टेड पॉइंट ही केवल आपको हम चुन कर देते हैं ताकि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े और चीजें एक जगह इकट्ठी आपको सब कुछ मिल जाए। तो आप फेसबुक का बिल्कुल भी, मेरे फेसबुक पे जो कुछ भी अपडेट हो रहा होगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल पड़ा होगा, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखेंगे। अब आज के 2 जून के इतिहास को थोड़ा देख लिया जाए। दो जून बहुत सारी घटनाओं के लिए फेमस है, लेकिन 2 जून एक खास फेमस आज इसलिए है कि 2 जून 2014
जैसे ये 2 तारीख आपके सामने आता होगा तो आपको एक राज्य का नाम याद आता होगा, तेलंगाना। और आज इस तेलंगाना की 6ठी वर्षगांठ है और वर्तमान में भारत का सबसे जवान या सबसे यंगेस्ट राज्य आप तेलंगाना को कह सकते हैं। अब आप इस तेलंगाना के इतिहास को खंगालेंगे तो तेलंगाना के इतिहास खंगाले पर आपको 500, 1000, 2000 भी जी के निकल सकता है। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितनी गहराई तक जाकर तेलंगाना को पढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि तेलंगाना के ऊपर उन प्रश्नों को याद कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। मेरा एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा, जिसमें प्रत्येक दिन आपको आज का इतिहास, चूंकि यह एक पेज के माध्यम से भी आपके लिए आ रहा था और पेज पे लिखा आ रहा था, अब बहुत जल्द आपके लिए यह वीडियो के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगा कि आज का इतिहास। और आज के इतिहास में जो 4 चरण आप देख रहे हैं, कि सबसे पहले चरण में एक थॉट से हम लोग हर दिन गुड मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे। और गुड मॉर्निंग में आपको हमारी तरफ से नाश्ते के तौर पर 4 आइटम दिया जाएगा। 4 आइटम में सबसे पहला आइटम होगा एक अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद यदि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्मदिन होगा तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। फिर जिसका पुण्यतिथि होगा उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए और उनसे जो भी हमारे लिए पॉइंट बनेगा उन्हें निकाला जाएगा। और चौथे नाश्ते के चौथे आइटम में महत्वपूर्ण घटना जो भी महत्वपूर्ण होगा उनसे प्रश्नों को निकाला जाएगा। और इन 4 आइटम के सहारे आपको वीडियो के माध्यम से अब इन प्रश्नों को सिखाया जाएगा। तो आज सबसे पहला वीडियो आज ही आपको रात तक उपलब्ध हो जाएगा। 2 जून के ऊपर तेलंगाना के ऊपर मेरा एक खास वीडियो आज ही मेरे YouTube अकाउंट अमरजीत क्लासेज IBS पर उपलब्ध होगा। तो आप इस तेलंगाना वाले वीडियो को आज बिल्कुल जरूर देखें आप। और इस वीडियो को देख करके आपको यह समझ में भी आ जाएगा कि जो आतिफ खान का सवाल था कि सर कैसे पढ़ें, किताब को पूरी तरह पढ़ें, कम पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो एक जो समस्या आपके लिए है कैसे पढ़ें, सर इस प्रश्न का जवाब भी आपको इस तेलंगाना के वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से कम 1000 प्लस सवाल आप सीख सकते हैं आप। और कितने कम समय में आपको 1000 प्लस जी के बाद मिल जाएगा। ये 1000 नहीं तो कम से कम 500 प्लस तो जरूर मिलेगा आपको। और जीके से ज्यादा आपको यह आइडिया मिलेगा कि पढ़ाई कैसे किया जाए, कि कम से कम समय में कम से कम इनपुट लगाते हुए अधिक से अधिक आउटपुट कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि 2 जून के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं थी। उन सारी घटनाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण लगा हमें वह लगा तेलंगाना के ऊपर। और इस तेलंगाना के बाद जो होगा NS रेड्डी के ऊपर जो चर्चा हमारी है, तो NS रेड्डी के ऊपर भी हमारा एक वीडियो आने वाला है। तो अब आगे से जो भी ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं होंगी उन सारी घटनाओं का जिक्र कर दिया जाएगा। आज ही के दिन आप देखेंगे तो 2 जून 1953 ईस्वी को एलिजाबेथ द्वितीय का आज ही के दिन 1953 में ब्रिटेन की महारानी के तौर पर ताजपोशी हुआ था। और 1953 से लेकर आज तक ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। अब आज यदि मेरा क्यूज ऑफ द डे या LTS क्यूज आप देखे होंगे तो उस LTS क्यूज में एक सवाल पूछा गया था आपसे, भारत जब स्वतंत्र हुआ या भारत जब आजाद हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड का राजा या रानी कौन था। तो इन्हीं से कनेक्ट करके सवाल पूछा गया था। तो यदि आप एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो एलिजाबेथ द्वितीय के पिता का नाम था जॉर्ज 6 और आप जॉर्ज पंचम का तो नाम सुने ही होंगे जरूर आप लोग। एक जॉर्ज पंचम थे और एक जॉर्ज 6 आए थे। यही जॉर्ज 6 एलिजाबेथ द्वितीय के पिता थे।
और यानी जॉर्ज 6 के एक भाई थे जिनका नाम था एडवर्ड 8, और एक नाम आप पढ़ेंगे एडवर्ड 7, और एक नाम आप देखेंगे तो महारानी विक्टोरिया, और एक नाम देखेंगे एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड के इतिहास में केवल इतने ही महाराजा या महारानी का नाम आप याद रख लेंगे तो आपका बहुत सारा सवाल बन जाएगा। कितना होता है तो आप देख लेंगे। तो एलिजाबेथ प्रथम 1, विक्टोरिया 2, एडवर्ड 7 3, पंचम 4, एडवर्ड 8 5 6 और एलिजाबेथ द्वितीय 7। केवल 7 महाराजा या महारानी का कार्यकाल भी आप याद कर लेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब रहा या इनका कार्यकाल कब से कब रहा। तो केवल 7 नामों के सहारे बहुत सारा, चूंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और सवाल साथ में अटैच कर दिया जाता है कि जब यह घटना घटित हो रही थी तो उस वक्त इंग्लैंड के राजा या रानी कौन थे। और ऐसी घटनाओं में से सबसे जो आसान सवाल पूछता है कि दिल्ली में 3 बार दरबार लगाया गया था, आपको याद होगा। एक बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। और इन तीनों ही दिल्ली दरबार के समय इंग्लैंड के राजा या रानी का नाम पूछ लेता है। तो केवल इन्हीं 7 में से ही आपको नाम दिखाई पड़ेगा और जो क्रम दिया गया वो क्रम आप ध्यान से देखेंगे तो सारा लॉजिक आपको सेट हो जाएगा। ये क्रम भी आपको दे दिया गया है आपका। अब इनका कार्यकाल तो याद हो ही गया, 53 से अब तक है। इनके बारे में जब मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था तो एक क्लास में चर्चा हो चुकी है और आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है 1885 से लेकर 1947 तक, अर्थात कह सकते कि 15 लगभग 60 सालों का जो इतिहास है केवल 15 से 20 क्लास में इसको खत्म किया गया मेरे द्वारा। और केवल आधुनिक भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ केवल 15 से 20 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करना यह बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। और मात्र 15 से 20 घंटे में 60 सालों के इतिहास को ऐसे पोस्टमार्टम किया गया है कि यदि आप केवल 15 और 20 वीडियो को आप देख लेंगे तो मॉडर्न भारत का इतिहास आपके लिए काफी हैंडी हो जाएगा और आप चाहेंगे तो उसके ऊपर और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो एक बार आप मॉडर्न हिस्ट्री को यदि पढ़ना चाहते हो आती तो इन वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और तब जाकर इस वीडियो में जितनी गहराई तक पढ़ाया गया है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, केवल ऊपर पढ़ाया गया है। और यही से आपको एक इंटरेस्ट जगाना है और उसी इंटरेस्ट के माध्यम से फिर किताब का सहारा लीजिए और एक अपना दृष्टिकोण बनाइए और जितना गहरा आप जा सकते हैं फिर आप जाने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से 1 जून और 2 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र हुआ। और जैसा कि आपका सवाल था कि कैसे पढ़ें या क्या पढ़ें, तो उम्मीद है कि हमारे इस लेक्चर के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। और यदि कोई परेशानी आपको होगी तो आप अगली क्लास में समस्या को दूर किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा वह मेरा क्लास होगा 4 जून को, और 4 जून के क्लास में जितना पढ़ाया गया है पूरा इतिहास 1885 से 1947, इस पूरे लगभग 60 सालों के इतिहास को हम लोग देखेंगे केवल एक क्लास में। और ये हमारा मैराथन क्लास होगा और इस क्लास में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए और आप भी एक बार रिवाइज करके जुड़िएगा। रिवाइज करके जुड़ने का फायदा यह होगा कि जो भी आपसे छूट गया होगा वह सारा रिवीजन के क्लास में मेकअप हो जाएगा आपके लिए। तो 4 जून का क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, आशा है, और रिवाइज करके ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।